तो मैं कहा गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। कल हमने एक दूसरे के नाम जाने, एक दूसरे को जाना, पहचाना। आज हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। बढ़े? यस सर। आज हम शुरू करेंगे कि किसी भी एक रचना का क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या ये जरूरी है? लिटरेचर की दुनिया में, साहित्यिकों के वर्ग में, रचनाकारों की दृष्टि में अगर सबसे बदनाम पोस्ट कोई है तो वो है टीचर ऑफ लिटरेचर। इसकी वजह यह है कि किसी भी खूबसूरत कहानी को या एक सुंदर कविता को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसका एहसास जाने बगैर, उसे महसूस किए बगैर हम उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं या उसे उधेड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह किसी भी खूबसूरत पेंटिंग को देखकर या अपनी फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर देखकर अगर हम उसकी मुस्कुराहट का आनंद लेने के बजाय कुछ इस तरह की बहस में उलझ जाएं कि इसके होंठ दाईं तरफ ज्यादा झुकते हैं, इसकी हाइट 5'3" है, इसकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज इतनी है, या फिर इसकी बॉडी इतनी हड्डियों से बनी हुई है, या इसका एक दिल है, इसके 2 इंटेस्टाइन्स हैं, इसका एक विंड पाइप है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह से हम पर यह इल्जाम है, अच्छी से अच्छी रचना को उठाकर हम उसका एक बोरिंग बैलेंस शीट बना देते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बना देते हैं। और जिस तरह से हर एक बैलेंस शीट अलग अलग अकाउंटेंट बनाता है, हर एक का तरीका अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह एक पोएम को समझने का हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है, उसे समझाने का तरीका अलग अलग होता है, और इसी तरह से उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उमा कब तक उसे इस तरह से याद कर करके अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर रो धोकर जिंदगी काटती रहेगी? देख बेटा, माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो माँ बाप को भी तकलीफ होती है। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं था और मैं जानती थी कि तू उसके साथ कभी सुखी नहीं हो सकती थी, और वही हुआ। अब तुम दोनों साथ भी नहीं रहते, न वो कभी आता है तुझे पूछने के लिए, न तू उसे कभी फोन करती है। जब इतना सब कुछ हो गया है तो तू उसे तलाक क्यों नहीं दे देती? उमा, तेरे लिए लड़कों की कमी नहीं होगी। अरे तेरे पापा के पास बहुत पैसा है, जरा सा कुछ फेंकने में ढेर सारे लड़के इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तेरे लिए ऐसी नौबत नहीं आएगी। गिरीश तुझे आज भी चाहता है और वो तो तुझसे शादी भी करना चाहता है। और बेटा, तेरे पापा को और मुझे गिरीश बहुत पसंद है। हमें यकीन है कि तू उसके साथ बहुत सुखी रहेगी। और फिर हमारा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है।
उमा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुझे भूल गया हो या उसकी जिंदगी में और कोई आ गई हो। Now we come to the Malthusian theory of population. Malthus का कहना ये है कि nature, that is land पर available resources और इन resources को इस्तेमाल कौन करता है? इंसान, that is आबादी। तो इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब जब भी आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, वजह कुछ भी हो, तो प्रकृति अपने आप उसे बैलेंस कर देती है। वो कैसे? कुछ रीजन ये हो सकते हैं कि बाढ़ आ जाए, बाढ़, फ्लड्स, ज्वालामुखी, वल्केनोस, या फिर सूखा पड़ सकता है। पर बात यह है कि इन दोनों में बैलेंस आता है तो वो नेचुरली आता है, प्रकृति खुद ये बैलेंस लाती है। मैम, तभी हमारे देश में हर साल बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है। इनफैक्ट हम सब कब तक ये सारी जिम्मेदारी प्रकृति पर डालते रहेंगे? आज भी हमारे देश में इतने एजुकेटेड लोग हैं और एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको मालूम है, मेरी एक दोस्त है जो 3 इश्यूज के बाद भी 4th चांस लेना चाहती है, इसलिए क्योंकि उसे लड़का चाहिए। मैडम, अपने राम प्रसाद त्रिपाठी वो तो 5वीं बार चांस ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लड़का हो। होपफुली इस बार उनको लड़का हो जाएगा। ओके, कमिंग बैक, कम ऑन, टेक इट डाउन। लाली मेरे लाल की जित देखो चित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। क्योंकि स्त्री पुरुष समागम की चरम स्थिति में ही चरमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है, और ऐसी अनुभूति में अपने प्रिय के अलावा कोई अन्य रंग नहीं रह जाता, और इसी रंग में रंग जाने की आकांक्षा जीवन बन जाती है। ये थे कबीर दास जी। ना शब्दों का जाल बुनते हैं, ना भाषा की पंडिताई करते हैं, सीधे साधे सरल सहज शब्द कबीर दास जी। गुरुजी, बोलिए। कबीर दास जी ने इतनी बड़ी फिलॉसफी सीधे साधे और सरल शब्दों में ही सिखाई होगी ना? बिल्कुल सही। तो सर, आप इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? ऐसी हिंदी में समझाइए जो हम सभी को समझ में आए। बैठ जाइए। और ये हैं कालिदास जी। 1, 2, 3, 4, अरे कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स नहीं आ सके ग्राउंड पर। कहां गए बाकी के महापुरुष? कैंटीन में या सिनेमा देखने? मैं लिख के दे सकता हूं, आई कैन गिव इन राइटिंग, कि अगले 100 साल में इस देश में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा ओलंपिक्स में। 90 करोड़ की आबादी, और जीत के लाए क्या? एक ब्रॉन्ज मेडल। और सुनो, आज जो नहीं आया ना, उनसे कहना कि कल जरूर आ जाए, नहीं तो टीम से निकाल दूंगा। अरे यार, कम से कम स्पोर्ट्स के लिए वो जो 2% मिलते हैं ना, उसके लालच में तो आया करो। This story is called Hills Like White Elephants, written by Ernest Hemingway. Before reading the story, look at the title carefully. The expression white elephant or something is an idiom meaning that it is far too big and useless for our needs. The simile indicates a kind of humor, a gap between expectations and reality. Thank you, Jatin. Yes, Sonam. Each story has a plot. Sonam, can you, Sonam, please go out and throw your food? I'm sorry, sir. Sorry, class. Please. Each story has a plot. Yeah, repeat. Each story has a plot. Further. Some characters. जैसे इस कहानी में है, an American, a woman, and a girl. A theme, a beginning and an end, which are the major parts of the plot. Okay. Beginning and the
end. Okay, thank you. Yes, Rishali. There is a definite physical background Can you be a little louder for the class, Rishali? There is a definite physical background in which the story takes place. This physical background is called the setting of the story. Very good, Rishali. Very good. Sit down. Now, another external element of the story is the atmosphere. Some details for the effect that the author intends to achieve, and some techniques of narrating a story, like a flashback, first person, third person, etc., etc. Now you see, it's so easy to understand great work. Chekhov, Shelley, Byron, किसी को भी ले लो, कोई भी रचना ले लो और उसे इस तरह हिस्सों में बांट दो, बात खत्म। कितना आसान है ना? तुम्हारा बचपन अब कभी नहीं जाएगा। देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। सच? और नहीं तो क्या। दरअसल मेरा प्लान भी यही था कि मैं तुम्हारे दिल को धड़काऊं किसी दिन। क्या है कि बहुत दिनों से वो बेजान सा था, यू नो, नो लाइफ। पापा से मिले? जानती हो, 1 घंटे पहले मुझे बहुत जोरों से हिचकी हुई थी। किसी ने मुझे कहा है कि अगर उसका नाम लोगे जिसने तुम्हें याद किया है, और अगर सचमुच उसने तुम्हें याद किया है, तो तुम्हारी हिचकी बंद हो जाएगी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, डायरेक्टली तुम्हारे पास चला आया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे सिवाय इस वक्त कौन मुझे याद कर सकता है। हु? नोबडी। चाय पियोगे? उमा जी, मेरी हिचकी बंद हो गई है। मत विश्वास किया करो इन बातों में। दिल ना मानने के लिए तैयार है, तैयार ही नहीं है। हो सकता है तुम्हारा दिल जो मानता है वो महज एक वहम हो। देखो, दिल तो आंखों पर पट्टी बांधकर चलता है। उसे ना तो कुछ दिखता है और ना ही देखने के लिए तैयार है। गिरीश, देखो, तुम्हारी ना की जिद है तो मेरी हाँ की जिद है। अब मेरी हिचकी बंद हो गई। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि गिरीश, उमा ने तुम्हें याद किया है, तब तुम्हें झुठलाना है तो झुठलाओ, पुलिस थोड़ी ना पकड़ेगी तुम्हें। ये प्लॉट, ये बिगिनिंग, एटमॉस्फेयर, एंड, ये सब स्पेयर पार्ट्स हैं जिन्हें जोड़कर एक कहानी या कविता बनती है। ये तो एक स्केलेटन है, लेकिन जब तक इस शरीर में जान नहीं है, रूह नहीं है, आत्मा नहीं है, तब तक इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। अब सब अपनी किताबें बंद कर दो, ऐसे।
ऐसे बंद बंद ऐसे, और सिर्फ सुनो। एक कहानी पढ़ने के बाद which kind of contrasts are being used, which words and their synonyms occur several times in this paragraph, ये सब गिनना और समझना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि लेखक की, पोएट की, शायर की पुकार क्या है, उसका दर्द क्या है। वो चाहता है कि तुम उसकी पुकार सुनो, उसका दर्द महसूस करो, उसे जानो। इन रचनाकारों के और तुम्हारे बीच मत आने दो इन स्पीड ब्रेकर्स को। हर रचना का अपना एक सुर होता है, अपना एक रंग होता है, अपना एक व्यक्तित्व होता है। मत नापो इसे किसी और के स्केल से, मत देखो इसे किसी और के दिए हुए चश्मे डालकर। फेंक दो ये चश्मे, फाड़ दो ये पन्ने और सीधे जाकर मिलो इन शब्दों से, इनके भावों से। इनमें छिपे हुए अर्थ को ढूंढो, उसे समझो, उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाओ। कम ऑन, फाड़ दो ये पन्ने। कम ऑन, रिप रिप, कम ऑन, रिप, फाड़ दो।
मिस्टर माथुर, क्लास खत्म होने के बाद मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। Come on, रुक रुक